नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। आनंद सर नमस्कार। अभी आनंद सर, ये खबर आई आज, हालांकि यह कहा जा रहा है कि ये तो त्योहारों के कारण हुआ। खबर यह है कि जो विधानसभाओं और एक लोकसभा सीट्स के लिए, दो लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है शायद, उनकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो क्या इसके पीछे हम कोई राजनीति देखे या एक सामान्य सी घटना है जिसके बारे में सभी लोग अनुरोध कर रहे थे और एक यह व्यवहारिक किस्म की बात है? नहीं, जो जो खबर आई है उसके अनुसार 14 जगह पे इलेक्शंस थे, जो असेंबली की डेट्स थी। 13 को जहां वोट पड़ना था उसको 20 किया गया है। इसके दो पक्ष हैं, एक टेक्निकल पक्ष पे बात करेंगे और एक पॉलिटिकल पक्ष पे बात करेंगे। और ऐसा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया है कि केरल में कांग्रेस ने ये डिमांड की थी कि वहां का एक केरल का कोई फेस्टिवल होता है जो 13 से 15 के बीच में है, उसमें फर्क पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस ने डिमांड की थी। पंजाब में गुरु नानक देव की का जो प्रकाशोत्सव होता है, बर्थ वाला होता है, वो हम सब लोग जानते हैं। वो अ, मकर संक्रांति या गंगा स्नान जो भी बोलिए, वो उस दिन होता है। तो उसका कारण बताया गया है। और उत्तर प्रदेश में उनका कहना है कि बीजेपी, आरएलडी और बीएसपी, इनकी डिमांड थी कि भाई यहाँ पे भी गंगा स्नान से पहले लोग तैयारी शुरू शुरू कर देते हैं, तो इसलिए। खैर, वो सब बातें अपनी जगह। 2 पक्ष हैं, एक पक्ष है टेक्निकैलिटी का। टेक्निकली जो मेरी समझ थी अ, ये थी में चेंज एक ही बार हो सकता है, या उस नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। नॉमिनेशन आपका हो गया है, वापस लेने की डेट्स फाइनल हो गई हैं, मतलब आप वापस नहीं ले सकते। उसमें अगर किसी किसी ऑफिशियल कैंडिडेट की मृत्यु, ऑफिशियल मतलब किसी नेशनल या स्टेट पार्टी के कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए, तो इलेक्शन पोस्टपोन होता है। अदरवाइज इलेक्शन प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तो वो रुकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है, भाई जो मेरी समझ थी कि वो तो अगर कोर्ट भी चाहे तो नहीं रोक सकती है। एक बार अगर इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो ये कुछ पहली बार देख रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद ये बात आई है। साधारण दृष्टि से देखें तो अगर भाई इलेक्शन, मुझे जो लगता है कि 13 और 20 का इलेक्शन होना था, ये इस बात को उन्होंने आज से 1 महीना पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। इलेक्शन अधिसूचना जारी कर दी थी उससे पहले, या उसका अनाउंसमेंट कर दिया था। तब से अब तक, अभी तक क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन? ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक क्या एकदम से उसको एक कोई एक दिन आदमी एकदम सो के जगह उसको लगा। तो दोनों चीजें हैं। या तो इलेक्शन कमीशन इतना स्लो है इस साधारण से डिसीजन को लेने में, या ये आफ्टर थॉट है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर की वो छवि नहीं रह गई है कि उसको इंडिपेंडेंट माना जाए। एक जनरल इंप्रेशन ये है कि वो एक पार्टी और सरकार के कहने पे ही अपने काम करता है। इसलिए वो थोड़ा संदेह के घेरे में आता है, और इसलिए लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें है। जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा या किसी ने कहा कि इसमें कुछ है जिसका फायदा भाजपा को होगा। एक एक जनरल इंप्रेशन ये जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है, उसने अपने को ये सिद्ध नहीं अभी तक कर पाया है कि वो इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट है। वो कहीं न कहीं एक जनरल इंप्रेशन ये रहता है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम करता है। तो ये तो रही इसकी टेक्निकल बात। पॉलिटिकल बात मुझे ये लगता है कि मतलब मैं ये मानता हूँ 60-40 कि हो सकता है जेन्युइन रीज़न रहा हो 40%, लेकिन 60% तो ये बीजेपी के हामी के बाद और बीजेपी के येस कहने के बाद ही हुआ होगा। और वो येस और हामी जो है वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब केवल उत्तर प्रदेश को एक करने से बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे मिल्कीपुर का हो गया। अ, और इससे एक बात और निकलती है, वो भी मैं बात करूँगा। तो उन्होंने 2 स्टेट को और पकड़ लिया, जहाँ पे एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ पंजाब है, तो सबको मिला-जुला के उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। अगर ये बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे होगा तो बीजेपी को लगता है कि लंबा इलेक्शन हो जाने से उसका फायदा होगा। ये बहुत प्रेडिक्ट करना इलेक्शन को बहुत मुश्किल होता है कि लोकसभा में हम देख चुके हैं कि लंबा इलेक्शन करने से बीजेपी का नुकसान हुआ था। अब इस इलेक्शन में अगर इलेक्शन को लंबा किया जाता है तो नुकसान होगा कि फायदा होगा, ये देखने वाली चीज होगी। दूसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन को इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का वो है, तो मिल्कीपुर का इलेक्शन भी क्यों नहीं करा दे रहे हैं? डेट उसका भी कर देते, वो तो इतने दिनों से माँग हो रही थी। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन 20 तारीख को होगा, फ़ायदा किसका होगा? अ, उसकी
अंदर की भावना तो यही होगी फायदा बीजेपी का हो, लेकिन हरदम बीजेपी का फायदा नहीं होता, कभी-कभी लंबे इलेक्शन काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं कमल जी। आज या कल शायद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के एक आला पुलिस अधिकारी को हटाया और कहा गया कि ये विपक्षी दलों की मांग थी। जो महाअघाड़ी है उसके नेता मांग कर रहे थे कि काफी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है अधिकारी, तो इन्हें हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें हटा दिया। तो क्या हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन कुछ हद तक अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करता है? मुझे हाँ, कमल जी इनका नाम रश्मि शुक्ला जी है। रश्मि शुक्ला जी का ये समझ लो डीजीपी महाराष्ट्र थीं और उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो चुका था। वो रिटायर हो गई। अब डीजीपी रश्मि शुक्ला जी इतनी मनपसंद इनकी डीजीपी थीं कि उनको एक्सटेंशन दिया था 26 तारीख तक 2026 तक का। तो अब ये बात बहुत साफ सामने समझ में आ रही थी कि रश्मि शुक्ला की ही सरपरस्ती में इलेक्शन कराना चाहती थी महायुति या बीजेपी। अ, उस समय ही झारखंड के डीजीपी को भी मांग उठी थी बीजेपी की तरफ से कि इनको हटाया जाए क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है। तो उसको इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे करीब 10-20 दिन पहले उनको हटा दिया गया था। लेकिन रश्मि शुक्ला को नहीं हटाया गया था यहाँ पे। तो वो बहुत ब्लेटेंट था। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की इसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन की बहुत भद्द थी और उसका कुछ और जो भी कॉस होता, इलेक्शन कमीशन को समझ में आ गया था क्या-क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए किया गया है। लेकिन जब एक बार आपकी पार्शियलिटी समझ में आ जाती है, तो आप कुछ भी करिए। वो एक वो बात है ना कि अगर एक बार काँच में या शीशे में टूट जाए, तो दरार तो पड़ ही जाती है। तो वो जो रश्मि शुक्ला को हटाइए, रखिए, जो भी करिए, लेकिन जो आपका अविश्वास है आपके ऊपर, वो तो बना रहेगा। कमल। मैं आज खबरों में देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ के नाम से एक नारा चला है, बटेंगे तो कटेंगे। तो उसके बारे में खबर आई कि कनाडा में भी जो हिंदू हैं, उनके मंदिरों पर हमला किया गया, तो वहाँ ये नारा लगा रहे हैं। एक तरीके से मीडिया की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस नारे को एकदम प्रसिद्ध बना दिया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको यह लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर यह नारा काफ़ी गूंज रहा है और इसने एक चमत्कारिक काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में? नहीं, मेरे ख्याल में उत्तर देखिए सबसे ज़्यादा गूंजेगा हिंदी पट्टी में। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा गूंजेगा। लेकिन 2024 का इलेक्शन ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता को रोज़गार चाहिए, महँगाई से छुटकारा चाहिए, अनाज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। क्योंकि 2024 में इसी तरह के नारे बहुत आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको अ, इनकी सीटें करीब-करीब आधी कर दी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे ये बिल्कुल अ, एक साफ तौर पे हिंदू-मुस्लिम डिवाइड करने की बात है। डिवाइड नहीं है, मुसलमानों को आप टारगेट करके हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इन सब चालों में अब कोई आने वाला है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब जो चालें हैं, इस पे अब मेरा जो अपना अंदाज़ है, जात पे ज़रूर कुछ मामला बन सकता है, लेकिन अब धर्म पे जत बटेंगे तो कटेंगे। अब कुछ वो नहीं होगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, मतलब जिसको कहते हैं ना, इनडायरेक्ट फ़ायदा योगी आदित्यनाथ को ये हो गया है कि ऐसा ऐसा नैरेटिव जा रहा है या ऐसा मैसेजिंग जा रही है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी हो गई। मैसेजिंग कहीं यहाँ पे हो गई। अच्छा उसका कारण भी है, जब मथुरा में अभी 3 दिन का या 2 दिन का जो भी शिविर था आरएसएस का, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी गए थे 2 ढाई 3 घंटा रहे थे, बंद कमरे में 45 मिनट बात किए थे। नॉर्मली बंद का इतना लंबा नहीं रहता है। जो भी अगर आरएसएस के अभी तक का है जिस स्टेट में होता है वहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार है तो चीफ मिनिस्टर जाता है, नमस्ते प्रणाम करके निकल जाता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक रहे बंद कमरे में बात। उसके बाद हुसैन साहब का नेक्स्ट डे आया बटेंगे तो करेंगे। तो वो कहीं न कहीं एक मैसेजिंग ये गई है, वो कितनी सही कितनी गलत ये तो आरएसएस और बीजेपी वाले जाने। लेकिन मैसेजिंग ये चली गई है कि आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ को बैक कर रहा है। कमल। मेरा एक प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कितनी सीटों पे योगी आदित्यनाथ हार जाएँगे तो कहा जाएगा हार गए, कितनी सीटों पे जीतेंगे तो कहा जाएगा कि अच्छा जीत गए, अच्छा प्रदर्शन रहा। आपको आपकी इसके बारे में क्या राय है? अ, ये जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं।
अगर आप पहले मैं विपक्ष की बात हटा दूँ। आप अगर योगी आदित्यनाथ के चश्मे से देख रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी घेराबंदी, पेशबंदी ये की है कि उन्होंने करहल जहाँ पे अखिलेश यादव की जो सीट है, वहाँ का इंचार्ज बनाया हुआ है ब्रजेश पाठक को। और फूलपुर जो केशव मौर्य के गृह जनपद वहाँ से उसका उसके इंचार्ज बने हुए हैं केशव मौर्य। खुद ये इंचार्ज थे मिल्कीपुर का हो नहीं रहा है। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, अच्छा इसमें से 4 सीटें सपा के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी। आरएलडी के पास ये सीट तब थी जब वो सपा के साथ मिलकर लड़ रही थी, तो आप उसको चाहिए तो सपा की सीट भी मान सकते हैं, लेकिन आरएलडी चूँकि बीजेपी के साथ है तो आरएलडी की भी मान सकते हैं। अब इसमें अगर योगी आदित्यनाथ अपनी 3 सीटों में से कोई सीट लूज़ करते हैं जो बीजेपी की सीट थी, तब ये कहा जाएगा कि भाई बहुत खराब है। आज योगी आदित्यनाथ उन 4 सीटों में जो सपा की अगर कुछ भी ले आते हैं, तो ये माना जाएगा बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करहल या फूलपुर हारते हैं, तो योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की किरकिरी होगी। वो उन्होंने उस तरह का एक व्यू रचना कर ली है। अगर जीत जाते हैं तो वाह-वाह! जीत जाते हैं तो ज़्यादा ये होगा कि योगी आदित्यनाथ ने के को आपको हटाना जो नैरेटिव आप चलाना चाह रहे थे, तो वो नहीं हो पाएगा। अब अगर आप योगी आदित्यनाथ की जगह अगर आप अमित शाह वाले चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ किया कर रहे हैं अमित शाह साहब। अमित शाह साहब के चश्मे से देख रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ अगर एक सीट भी हार जाते हैं, तो वो कहेंगे कि देखो, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया। वो फिर ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी क्या स्थिति हुई थी, तुमने क्या लोकसभा में किया था। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किस तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के रेफरेंस से 2 चीज़ें हैं। इंडिया गठबंधन में अगर अखिलेश यादव को अपनी पकड़ और अपना कद बरकरार रखने के लिए अपनी 4 सीटों को रिटेन करना ज़रूरी है, जहाँ से सपा की जो 4 सीटें थी। अगर उसको रिटेन कर ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उन हैसियत पे ये है, कोई कह नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस ने केवल सपोर्टिव चुनाव में भाग नहीं ले रही है। और उसमें अगर कहीं अखिलेश यादव उस 4 में से 1 आध सीट हारते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा जिसको कहते हैं ना, उसका कलंक कह लीजिए या उसकी जो उसका जो भी उसका मतलब उसका इल विल है, वो अखिलेश यादव को शेयर करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के लिए खोने को कुछ दोनों पार्टी के पास नहीं है। वो जीत भी जाएँगे, 9 जीत जाएँगे तब भी वैसी ही सरकार रहेगी, 9 हार भी जाएँगे तब भी सरकार पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप और मेरा अपना अनुमान ये है कि इलेक्शन के बाद दोनों पक्ष कहेंगे कि मैं भी जीत गया, मैं भी जीत गया, मैं भी ठीक, मैं भी ठीक। ओ अब अखिलेश यादव अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जस्टिफाई करेंगे, योगी जी अपने से और अमित शाह साहब अपने से। वो कुछ इसमें मतलब जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कमल अ, आनंद सर, एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, पहले भी चर्चा होती रही है। नीतीश कुमार जी ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र हो गए हैं। आज ये खबर चली कि आर के सिन्हा एक नेता हैं, पुराने भाजपा के सांसद हैं, उनका उन्होंने पैर छुआ जब वो उनकी तारीफ कर रहे थे तो। नीतीश कुमार क्या कोई राजनीति कर रहे हैं या थोड़े मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं? इसे किस रूप से हम देखें? जी। देखिए, मुझे ये लगता है कि नीतीश जी का वो नहीं होगा, नीतीश जी का ये कहना अच्छा नहीं, वो शायद जो उनकी सोचने-समझने की क्षमता है, उसमें थोड़ा-सा कुछ एक दिक्कत आई है। जिस तरह से वो दौड़ा के मोदी जी का पैर छू रहे थे। मैं मैं नीतीश जी को मैं बहुत करीब से मैंने नीतीश जी को देखा और कम से कम 4-5 वर्ष तो मैं बहुत ही करीब से देखा है। नीतीश जी पैर छूने वाले व्यक्ति नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त मित्र हैं, मेरे घर में कुछ बच्चे हैं, जो स्वतः उनकी और कोई इसलिए नहीं कि वो कोई किसी की चमचागिरी कर रहा हो। उनकी एक ट्रेनिंग में होता है कि किसी बड़े के वो पैर छूते हैं। आपके घर में भी होंगे, आप भी गाँव जाते हैं। अगर घर में आपके 5 बच्चे हैं, तो आप उसमें से देखते होंगे कि 2 कोई भी बड़ा आया, मैं आपके साथ आया, आपने कहा कि ये मित्र है, तो वो खट से पैर छू लेंगे। उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं छूते हैं पैर। तो नीतीश जी को मैंने कभी पैर छूते हुए नहीं देखा है, किसी का भी पैर छूते हुए नहीं। अब वो एकदम से दौड़-दौड़ के पैर छू रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा जो जो मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन कहीं न कहीं वो रीज़निंग वाला पार्ट उनका कुछ
गड़बड़ हो गया है। वो जिस ढंग से सोचते हैं, जिस ढंग से कहते हैं, वो समझ में नहीं आता है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि नीतीश जी थोड़ा घेर भी रहे हैं। बीजेपी एक तरफ उनको प्रशांत किशोर से घेर रही है, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह से घेर रही है। ऐसा नहीं है नीतीश जी चतुर नेता हैं, नीतीश जी कोई ऐसे नहीं है कि उनको समझ में ना आ रहा हो। अब इन सबके बीच वो आरके सिन्हा या मोदी जी को इस तरह से कर रहे हैं, उसका ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। और मतलब कभी-कभी ये लगता है कि अब शायद शा अगर अगर मानसिक और शारीरिक रूप से नीतीश जी इतने अलर्ट नहीं है, तो शायद उनके लिए ये उचित होगा कि वो त्यागपत्र ले मतलब वो अब रिटायर हो गया, बहुत हो गई। आप इतने साल चीफ मिनिस्टर रहे, अच्छा नाम कमाए, क्यों ये सब काम कर रहे हैं? वो शायद अब बुढ़ापा धीरे-धीरे सेटल हो रहा है, समझ मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई किसी नेता की तबीयत खराब है, तो वो उसके लिए तो हमदर्दी के पात्र हैं। लेकिन ये शायद जनता के लिए भी सही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी पद पर रहें, जो कि स्वस्थ नहीं है और कुछ लोग उनको घेर कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्वस्थ हैं। तो जी। मुझे लगता है कि इस पर किसकी तरफ से कार्रवाई हो सकती है? राष्ट्रपति की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, नहीं, गवर्नर की तरफ से? नहीं, नहीं, क्योंकि ना राष्ट्रपति ना गवर्नर, कोई इस पे देखिए ये थोड़ी भद्दी बात हो जाएगी लेकिन देश ये कहता है कि आदमी को पागल नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति या गवर्नर तब कार्रवाई कर सकते हैं जब वो ये प्रूव कर दें कि वो पागल हो गए हैं या वो स्टेबल माइंड के नहीं। ये नहीं प्रूव हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी अपनी इज्जत अपने हाथ जिसको बोलते हैं, नीतीश जी ने बहुत पाया है भाई। अब नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, नीतीश जी को भी अब समझ में आए। वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, एनडीए के बन नहीं सकते। इंडिया गठबंधन ने उन्होंने अपना ही सब कुछ खत्म कर लिया है। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं है और उनको एक राजनेता के रूप में कुछ-कुछ जो रोल शरद पवार दिखाते हैं कि भाई मैं वो हो गया, मैं अब सबको बताऊँगा कैसे इलेक्शन लड़ो, उस रोल में आ जाना चाहिए। बनिस्बत जो अभी ये काम हो रहा है उसके, वो तो उससे हट जाना चाहिए। हटा नहीं सकता है कोई भी। कल अशरद मदनी जो जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने भाषण में वक्फ बिल की तीखी आलोचना की और एक तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी जिम्मेदारी डाली कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी इन दो बैसाखियों पर भी आएगी। चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के उपाध्यक्ष उस सम्मेलन में थे और उन्होंने कहा कि ये जाकर चंद्रबाबू नायडू को हमारी बात बताएंगे। क्या आपको ये लगता है कि ये वक्फ बिल वाला जो पूरा मसला है, वो काफ़ी पसोपेश में डालेगा नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को और ये इनके लिए थोड़ी खतरे की भी बात हो सकती है, अगर मोदी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती है तो? नहीं देखिए, मुझे बिल्कुल ये क्लियर है कि वक़्फ़ को वो बहुत जल्दी में नहीं है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों जी के लिए वक्फ बोर्ड का जिस तरह से इन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो संभव नहीं है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का तो एक पूरा मतलब एक बड़ा मतदाता वर्ग जो है जिसको उनको वोट देता है। नीतीश जी की भी एक एक नीतीश जी एक यूनिक नेता है एनडीए में, जो एनडीए में रहने के बाद भी जिनको मुस्लिम कुछ वोट मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं ये तो मतलब मेरे पास ये आंकड़े नहीं है, लेकिन उनको एक कुछ वोट मिल उनके प्रति ये नहीं कि इनको वोट नहीं देंगे। जैसे बीजेपी का प्रति अब लोग कुछ भी कहें, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा। इतनी उनको इतनी नफ़रत बीजेपी ने उनके प्रति इतना सुबह से शाम तक तंग करते हैं, वो नहीं देगा। लेकिन नीतीश जी को दे देगा। दूसरा क्या है कि उनकी एक सेक्युलर छवि की भी उनको अपनी चिंता है। तो इन सबके नज़र अगर वो वक्फ वाले बिल से उनको कहीं ये धक्का लग रहा होगा कि इस तरह की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इसके साथ खड़े हुए नज़र आएँगे। अब उस दिन देखिए बहुत सी संभावनाएँ हैं। वो एब्स्टेन कर सकते हैं अपने को, वो पार्लियामेंट में उस दिन नहीं जाएँगे क्योंकि उसके जब तक ये अभी लोग वहाँ हैं, मेरा अपना जो आकलन है और जो एनालिसिस है, ये बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं देने की है ये हैसियत रखते हैं, ना चंद्रबाबू नायडू और ना नीतीश कुमार। जो मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें ये बीजेपी को कहें कि भाई देखिए हम एब्स्टेन कर रहे हैं, आप अपना क्योंकि तब भी एब्स्टेन होने के बाद भी उनके पास नंबर थोड़े ज़्यादा हैं, आप अपना पास करा लीजिए। लेकिन बिल के अगेंस्ट वोट देंगे, ये रूल्ड आउट है। बिल के पक्ष में वोट देंगे, ये इसकी संभावना भले ही 5% हो, लेकिन बिल के अगेंस्ट वोट देंगे
इसकी संभावना 0 है मेरे हिसाब से। और उसपे उनको एक बीच का रास्ता ये दिखता है कि हम एब्सटेन करें, हम वहाँ जाएँगे ही नहीं, तो वो रास्ता निकाल लेंगे। बीजेपी को जिस दिन पास कराना होगा, उस दिन बीजेपी ये बिल पास करा लेगी। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आनंद वर्धन जी से बातचीत करेंगे देश के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू कमल जी।